से हमारी छोटो बहन स्वाति। तुम्हारी छोटी बहन स्वाति मित्रा का मुंबई में मर्डर हो गया। वो 6 बरस आगे घर से भागी थी सर। तब से हम लोग का मतलब हमारा और हमारी माँ का कोई रिश्ता नहीं था उससे। एक फ़ोन तक नहीं किया था सर। हम लोग तो उसी समय सारा शोक मना लिया था। वहाँ का पुलिस किसी दीपक बासु को ढूंढ रही है। हमें जाने ना तो हम लोग को तो बोल के गई थी कि कोई मसाज पार्लर में काम करने जा रही है, लेकिन हम लोग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वाति का फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? आपको बोला तो साहब, हम लोगों से कोई संबंध नहीं रखा था उसने। कोई और है जिसके पास उसका नंबर मिल सकता है? 6 बरस अनेक लंबा अरसा होता है सर, सब कुछ बदल सकता है। एक फ्लैट की 2 लड़कियां मारी गई और दूसरे 2 फ्लैट में 2 लड़कियां थी जिनकी कोई खबर ही नहीं। सर ग्राउंड सिचुएशन तो यही है। और इस दीपक बासु के बारे में कोई लीड नहीं है सर, लेकिन सर बीच का ब्रोकर नितिन गौड़ वो हमारी कस्टडी में है और हाउस ओनर जो केस दर्ज उस पर हम नजर रखे हुए। कुलकर्णी, क्या ये दीपक बासु लड़कियों को फ्लैश ट्रेड में डाल रहा था मसाज पार्लर की आड़ में? ऐसा कुछ अभी तक सामने तो नहीं आया है। मुझे लगता है ये लड़कियां घर से भागी होंगी या तो भगाई गई होंगी। डेफिनेटली गरीब परिवारों से होंगी, दूर दराज के इलाकों से, ताकि अगर गायब भी हो जाएं तो कोई इंक्वायरी करने वाला ना हो। 2 लड़कियां मारी जा चुकी हैं और बाकी की लड़कियों की कोई खबर नहीं है। सर हमारे पास पायल दास का नंबर है, हमारे पास दीपक बासु का भी नंबर है। हम इस दीपक बासु को बहुत जल्दी धर लेंगे सर। एक काम करो, पायल दास जहां पहले काम कर रही थी वहां जाके इंक्वायरी करो। स्वाति शायद उसे वहीं मिली हो और इस पूरी साजिश की जड़ वहीं कहीं हो। जी मैडम। मैं एसआई ज्योति बिरजे, क्राइम ब्रांच। इन दोनों को पहचानती हो? तुम्हारा मतलब है तुम पायल को जानती थी और स्वाति मित्रा को नहीं? एक्चुअली मैम, मैं यहाँ 2 साल पहले ही ज्वाइन हुई हूँ। तब पायल ऑलरेडी यहाँ काम करती थी, फिर 1 महीने बाद अचानक वो छोड़ के कहीं चली गई। और स्वाति? स्वाति मित्रा का नाम सुना था पर कभी देखा नहीं। स्वाति मित्रा के बारे में कौन बता सकता है? मैडम, यहाँ हर 6 महीने में स्टाफ बदलता है। अभी सब नए आए हुए हैं, लेकिन हाँ, सभी लड़कियाँ एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानती है। छोटा सा सर्कल है, काफ़ी टाइट है। मैडम, अब 1 घंटे में स्पा शुरू होगा, तभी सब आएंगे। मैं बात करके आपको फ़ोन करती हूँ। दीपक बासु नाम सुना है? दीपक बासु? जी नहीं मैडम। पायल की लाश को पहचानना मुश्किल था, सोमेश सामने आया, लेकिन स्वाति, उसका फेस हमने न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब उसके स्पा या पड़ोस में से कोई सामने क्यों नहीं आया होगा ज्योति? सर, सोमेश ने बताया कि पायल 2 साल से फ्रीलांस काम करती थी। हो सकता है स्वाति भी फ्रीलांसर हो और लोगों के जहन से उन दोनों का नाम निकल गया हो। और रही बात क्लाइंट्स की, तो उनमें से किसी का भी आगे आकर पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। इस वक्त हमें दीपक बासु चाहिए। कोई तो होना चाहिए जो उसे पहचानता हो और ये जानता हो कि इस वक्त वो कहां हो सकता है। सर ऐसे और कब तक आते रहना पड़ेगा मुझे सर? इस तरह से तो मेरी नौकरी भी छूट जाएगी। चुपचाप यहाँ बैठो, जब अंदर से ऑर्डर आएगा तभी जा सकते हो। ट्रिपल 4098980। नहीं, कल तक बहुत लेट हो जाएगा। मुझे अगले 10 मिनट में इस नंबर की डिटेल्स चाहिए। हाँ साहब, यही है दीपक बासु। सर, फोन कंपनी के फॉर्म पे एड्रेस है 15 दिवाकर हाउसिंग सोसाइटी अंधेरी ईस्ट। ये क्राइम सीन का भी एड्रेस है, पर वहाँ इस दीपक बासु को कोई नहीं पहचानता। और एक नंबर है 444098980। इस नंबर से 12 जनवरी को दीपक को लास्ट कॉल किया गया था। इसकी डिटेल्स के लिए भेज दिया गया है। मुंबई का ही नंबर। पायल और स्वाति मसाज सर्विस करती थी। हो सकता है ये दीपक बासु उनका एजेंट हो किसी किस्म का। सारे मसाज पार्लर से स्कैन करो, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इस दीपक बासु को जानता होगा। इस वक्त ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। कुलकर्णी साहब, वो फ्लैट जिसमें खून के निशान पाए गए थे, वो 100% दोनों मर्डर्स का क्राइम सीन है। हम दीपक बासु नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे हाथ में लगा है। अश्विन, अगर उसके या उसकी किसी साथी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए तो हम सेंट्रल डेटाबेस से मैच कर सकते हैं। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट क्राइम सीन से क्लियर फिंगरप्रिंट नहीं मिले। स्कैनिंग जारी है। सर, दीपक बासु के फोन पर जो लास्ट कॉल आया था इस नंबर से 444098980, वो स्वाति मित्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है।
और सर दीपक बासु का नंबर 44423211, ये 12 जनवरी से स्विच ऑफ है, रात 10:30 बजे से। स्वाति का लास्ट कॉल इसी दीपक वाले नंबर को था 12 जनवरी को, और उसके एक दिन पहले 11 जनवरी को पायल दास का लास्ट कॉल था इसी नंबर को, यानी दीपक को। पायल दास का नंबर है 4445678898। पायल दास 11 जनवरी को दीपक को कॉल करती है, और दीपक का नंबर है 44423211। दीपक को इस नंबर पर कॉल करने के बाद फिर 11 जनवरी को ही रात के 10:30 बजे पायल का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। स्वाति मित्रा का नंबर है 444980 से 12 जनवरी को दीपक को कॉल करती है, और दीपक को कॉल करने के बाद 12 जनवरी को ही रात के 10 बजे स्वाति मित्रा का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है, जो अभी तक स्विच ऑफ है। पर सर स्वाति की लाश हमें पहले मिली है। स्वाति की लाश पहले मिली 13 जनवरी को, और पायल की लाश हमें मिली 5 दिन के बाद। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पायल को 11 की रात को ही मारा गया होगा, और उसी रात उसकी बॉडी और उसका सर अलग अलग जगह पर डंप हुए, और उसके दूसरे दिन यानी 12 जनवरी की रात को स्वाति को मारा गया होगा, और अगली सुबह हमें उसकी बॉडी मिलती है एक हाउसिंग कॉलोनी के कंपाउंड में। यानी स्वाति को बाद में मारा गया होगा और उसकी बॉडी हमें पहले मिलती है, और पायल को पहले मारा गया होगा और उसकी बॉडी हमें बाद में मिलती है। अरे ये तो दीपक है, इसी ने मुझे फर्स्ट पाँच जॉब दिलाया था। तो अंजलि बता सकती हो इस वक्त दीपक कहाँ मिलेगा? सॉरी मैडम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि दीपक इस वक्त कहाँ है। लेकिन तुम स्वाति और पायल दोनों को जानती थी? जानती थी, वो दोनों 3 साल पहले यहीं काम करती थी। फिर मैं यहाँ से जॉब छोड़कर चली गई। बाद में मैं 6 महीने पहले लौटी तो वो दोनों यहाँ से जा चुकी थी। हमारे यहाँ पर लौटना और छोड़ना चलता रहता है। मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों, क्या हो गया? यार सोच सोच के खून खौल उठता है कि 1 रुपए में से 70% तो ये स्पा ले जाता है, और बाकी 30% जो बच जाता है वो हमारे हिस्से में आता है। लेकिन क्लाइंट्स तो मिलते हैं ना। फ्रीलांस में क्लाइंट्स को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, और मर्द ज़र तो वैरायटी के गुलाम है। लेकिन अंजलि, क्लाइंट्स बार बार हमारे पास आते हैं ना, और पता है क्यों? क्योंकि हमारे मसाजेस में वैरायटी है। मुझे लगता है हमें फ्रीलांस करना चाहिए। फिर देखना, ये सारे क्लाइंट्स पप्पी की तरह हमारे पीछे पीछे आएंगे। क्यों पायल? है ना अंजलि? यार तुम लोग इतना सोच क्या रहे हो? ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो यहाँ टिकना पड़ेगा। हमें कोई पीएफ या पेंशन नहीं मिलने वाला। अगर हम जवानी में नहीं कमाएंगे तो घर वालों के साथ लड़ झगड़ कर मुंबई आने का क्या फायदा? पायल और स्वाति दोनों के बहुत बड़े बड़े सपने थे। कुछ घर वर खरीदने का भी प्लान था दोनों का। अंजलि, हमने स्वाति की फोटो इतनी घुमाई न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर, लेकिन तुम्हारी नजरें तक नहीं पड़ी उस पर। सॉरी मैडम, शायद मुझसे मिस हो गई कहीं। सर स्वाति और पायल दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स में फीचर हुए सभी नंबर से मैंने बात की। ऑलमोस्ट सभी उनके क्लाइंट्स हैं। ज्यादातर मेल हैं? सभी मेल हैं सर, और कोई कुछ भी कहने से मना कर रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, पायल के सर्विस मैंने लिए हैं। मुझे बैक प्रॉब्लम है ना, मसाज लेना क्राइम कब से हो गया। स्वाति अच्छा मसाज देती थी, मैं उसको उसकी फीस देता था। मैंने पायल और स्वाति दोनों से काफ़ी दफ़ा मसाज करवाए। देखिए, मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। हाँ, मैं हर हफ्ते मसाज लेता हूँ, कभी पार्लर से, कभी फ्रीलांसर से। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि दूध के धुले इन सारे क्लाइंट्स में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने स्वाति की फोटो देखकर रिस्पॉन्ड किया। वहाँ भी स्टैंडर्ड जवाब सर, देखा नहीं, मिस हो गया। सर, फाइनली कोई तो मिली जो दीपक को जानती है, और स्वाति और पायल को भी। दरअसल दीपक एक एजेंट है जो इन लड़कियों को मुंबई में अलग अलग मसाज पार्लर्स में जॉब पर लगाता है। बेसिकली दल्ला। और ये लड़कियां क्या जॉब करती हैं इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। सर इस बिजनेस से जुड़ी हुई 2 लड़कियों का भयंकर तरीके से कत्ल किया गया, और दूसरे 2 फ्लैट की 2 लड़कियों का कुछ पता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये बस वहां ना हो जहां इनके होने का हमें डर है। हाँ सर, औरत का सर है, पूरी तरह सड़ चुका है सर। नेशनल पार्क की येऊर साइड की तरफ से बरामद हुआ है। विचारे तुम कह रहे थे कि सिर के साथ कुछ और भी मिला है। हाँ सर, कटे हुए सर से 800 मीटर दूर एक बुरी तरह जली हुई लाश मिली है। मेल फीमेल? मेल है सर, लगता तो मेल है सर।
हाँ, मैं दीपक बासु को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो तो हमें नजर आ रहा है। दीपक के फोन रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा तुम्हारा नंबर दिख रहा है। हाँ, वो मैं दीपक की पत्नी जैसी हूँ। ये पत्नी जैसी क्या होता है? पत्नी जैसी मतलब हम दोनों लिव इन में रहते हैं। तुम करती क्या हो? कभी दीपक ने मुझे भी और लड़कियों की तरह जॉब पर लगाया था, स्पा में। फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो मैंने ये लाइन छोड़ दी। हम दोनों साथ में रहने लग गए। दीपक इस वक्त कहाँ है? 13 जनवरी से वो घर नहीं आया है, ना ही फोन किया है। पूरा टाइम फोन स्विच ऑफ है। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग तो नहीं रहा। मेरी आवाज में मत जाइए सर, बहुत टेंशन में हूँ मैं। इतनी टेंशन में हो कि पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं की? सर, दीपक कई दिनों के लिए बाहर जाता रहता है, बस उसका फोन स्विच ऑफ नहीं होता। इस बार उसका फोन स्विच ऑफ है। माजरा क्या है सर, सब ठीक है ना? ये सुरेश मांजरेकर कौन है? सुरेश दीपक का दोस्त है सर। पर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। सर, इस सुरेश मांजरेकर का नंबर दीपक बासु के फोन रिकॉर्ड में बार रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसका फोन भी 12 जनवरी से स्विच ऑफ आ रहा है। इसके सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे भी दीपक बासु का ही एड्रेस है, जो हमारा क्राइम सीन है। जी सर। सर, दीपक के साथ लिव इन में रहने वाली लड़की प्रीति का कहना है कि दीपक ना 13 जनवरी से घर आया और ना ही उससे फोन पर बात हुई है। कोऑर्डिनेटेड क्राइम लगता है सर। 11 जनवरी को पायल का मर्डर हुआ, फिर उसकी लाश ठिकाने लगाई गई। 12 जनवरी को स्वाति का मर्डर हुआ, उसकी लाश ठिकाने लगाई गई। फिर ये दीपक ऑफ रेडार हुआ और अब ये सुरेश मांजरेकर भी। और कल हमें एक जली हुई मेल बॉडी मिली और उसके पास से एक फीमेल सिर, जो शायद पायल का हो सकता है। ये कुछ ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा, जैसे हमें गुमराह करने के लिए कोई प्लान रचा गया। पहचानते हो इस टैटू? ये टैटू मेरी फ्रेंड पायल ने बनवाया था, पायल दास। यही पायल, मेरे बचपन की दोस्त पायल दास। बेचारे, ये सोमेश घोष के कॉल रिकॉर्ड्स। इसमें एक नंबर ध्यान से स्कैन करो और पता करोगे कि ये किस तरह से दीपक बासु या सुरेश मांजरेकर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये दीपक बासु है और ये उसका साथीदार सुरेश मांजरेकर। ये दोनों गायब है। हमें शक है इस सोमेश घोष पर, हालांकि इन दोनों के मिलने के चांसेस काफी कम है। दोनों का हिस्ट्री खंगालते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा दोनों के बारे में। साहब, हो सकता है ये जो लाश मिली है जली हुई, ये दीपक बासु की हो और बहुत जल्द ही इसके भिड़ू सुरेश मांजरेकर की भी लाश मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर ये सुरेश और सोमेश की पहले से कुछ सेटिंग रही होगी तो ज़रूर कुछ नई हिस्ट्री निकलेगी। कहानी जो भी है, मुझे बिना मिर्च मसाले के साफ सबूत के साथ चाहिए। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये स्वाति मित्रा को नहीं जानता हूँ और ना ही इस दीपक बासु को। झूठ बोल रहा है तू सोमेश। अब सच सुन, पायल दास, स्वाति मित्रा, दीपक बासु, इन तीनों का कत्ल तूने किया है। नहीं सर, मैंने नहीं किया है सर। तू ये अच्छी तरह से जानता था। इन तीनों की लाशें मिलते मिलते ये केस इतना गर्मा जाएगा कि हम तुझ तक ऐसे पहुंचेंगे जैसे मक्खन तक गरम चाकू। ये क्या बोले जा रहे सर आप? फिर तेरी और तू हमारे सामने खुद आ गया टैटू की पहचान करवाने, क्योंकि तू जानता था कि 2 दिन और पायल के घर वाले 12 साल से यहां, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम सामने आता और तेरी खटिया खड़ी। इसलिए तूने हमें दीपक बासु की तरफ धकेला और जब तक हम उस तक पहुंचे तब तक वो मारा जा चुका था। कैसे? उसे तूने मारा, चलाकर। सर, आप ये मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तूने पायल को पहले मार डाला। क्यों मारा? क्योंकि भले ही वो तेरी बचपन की दोस्त हो, लेकिन जवानी में ये बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से। अरे नहीं सर, पायल सच में मेरी दोस्त थी और मैं ही उसे गांव से यहां लेके आया था। और उसने रिटर्न में तुझे क्या दिया? तुझे बिना बताए नौकरी छोड़ दी, घर बदल दिया। तेरी चिड़िया पिंजरे से बड़ी हो गई थी, ये तुझसे देखा नहीं गया, तू जलकर राख हुआ और तूने पायल को मार डाला। नहीं सर। तू पायल से प्यार करता था या नहीं करता था सोमेश? स्वाति मित्रा को क्यों मारा? क्या उसने पायल को तेरे खिलाफ भड़काया था? क्या वो तुझसे तेरे प्यार को दूर कर रही थी? क्या पायल और दीपक बासु का कोई चक्कर था और तूने रेड हैंड पकड़ लिया था? बोल, अब तेरा खेल खत्म है सोमेश। अरे मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुरेश कहाँ है? उसे भी मार डाला? कहाँ है उसकी लाश? क्या वो मिला हुआ इन सब में तेरे साथ? आप जो बोल रहे हैं ना सर, वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं और मैं सुन भी नहीं रहा हूं सर, क्योंकि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। फंसाना चाहते हैं ना आप लोग मुझे।
दीपक का कुछ फिक्स नहीं होता है मैडम, कभी कभी 4-5 दिन के लिए गायब हो जाता है। ये सुरेश मांजरेकर कौन है? दीपक का दोस्त बोलो या असिस्टेंट बोलो, साथ में काम करता है। पार्लर्स में लड़कियां सप्लाई करने का काम। नौकरी दिलाना उन्हें, ज़रूरतमंद लड़कियों को काम मिलता है, लाइफ बन जाती है उनकी। मैं भी मुंबई ऐसे ही आई थी दीपक की मदद से। पायल दास को जानती थी? हाँ, अच्छी तरह से। अच्छा हुआ ना नहीं कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में पायल ही पायल है। मैं ना क्यों बोलूँगी मैडम, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती थी। सुनकर के बहुत ख़राब लगा। स्वाति मित्रा के लिए ख़राब नहीं लगा? वो भी तो तुम्हारी लाइन से थी। मैं स्वाति मित्रा को नहीं जानती हूँ। ऐसे कैसे? पायल की रूममेट थी स्वाति। उन दोनों का एजेंट तुम्हारा पति जैसा दीपक था, बल्कि मरने के पहले तक वो दीपक के टच में थी। तुम पायल को जानती हो और स्वाति को नहीं जानती। किसी को ना जानना गुनाह तो नहीं है ना मैडम? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम पायल को कैसे जानती थी? 2 साल पहले पायल हमारे घर आई थी। उसे और स्पा में जॉब नहीं करनी थी, कुछ अपना शुरू करना था। बस तभी मुलाकात हुई थी और टच में रहे। स्वाति हमारे कभी घर नहीं आई, तो जान पहचान नहीं हुई। आप सेटिस्फाई हुई? आप? मेरे सेटिस्फाई होने की छोड़, मैं तेरी कस्टमर नहीं हूँ। सेटिस्फैक्शन मुझे तभी मिलेगा जब दोनों के हत्यारे अंदर होंगे। मैं भी वही चाहती हूँ मैडम। अब मैं जाऊँ? हत्यारों के नाम बताओ। मुझे कैसे पता होगा? सोमेश घोष के साथ कौन कौन था? कौन सोमेश घोष? मैं सिर्फ पायल की भलाई चाहता था। तू पायल को चाहता था, काबू में रखना चाहता था उसे? नहीं सर, चाहना और काबू में रखना कभी एक साथ हो सकते हैं क्या भला? मैं बस उसके लिए फिक्र करता था। सुमेश, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है और ये अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसे दखल अंदाजी मत किया करो। मुझे अपना भला बुरा पता है। और अपने भले के लिए कुछ बुरा तो नहीं कर रही हो तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि इन लोगों के घरों पे जाना, कभी होटल में प्राइवेट मसाज देना, ये कहीं कुछ और तो नहीं है? ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। अचानक से बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। जितने पैसे आए ना, दुगना गुरूर आ गया पायल तुम्हें। देखो सोमेश, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर तुम्हारा पता है क्या है? तुम रहते मुंबई में हो लेकिन जीते अभी भी 12 सपने, तुम्हारे वो छोटे से गांव में। और तुम्हें मैं ही लेके आया हूँ वहाँ से, भूलो मत। नहीं भूली हूँ मैं, कुछ भी नहीं भूली हूँ। और तुमने जो भी किया ना, उसके लिए अनेक धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और मेरी जिंदगी मेरी, ठीक है? पर तुमने जो भी मदद की है ना, उसके बदले में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे डायरेक्ट बोलो। बाय। सोमेश, अब तू ये बिल्कुल मत बोलना कि तुझे जलन नहीं थी। जलन और दर्द में फर्क नहीं होता है क्या? तब दर्द हुआ था मुझे, ये सोचकर कि मैं पायल को इस शहर में सही तरीके से जीना नहीं सिखा पाया। और अब दर्द होता है कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए था, मुझे उसको उस लाइन से निकालना चाहिए था, इस गन से कट कर देना चाहिए था मुझे उसे। इस लाइन से पायल को कट नहीं कर पाया तो तूने उसका गला ही काट दिया। अरे नहीं सर। दीपक बासु पायल को क्लाइंट्स दिलाता था। मुझे क्या मालूम सर, वो तो अचानक से मेरे पास निहारिका का कॉल आ गया तो मैं चौंक गया कि जिनसे 2 साल तक मैंने बात ही नहीं की, वो एकदम से मुझसे मदद क्यों मांग रहे थे। पर फिर मैंने सोचा कि इतनी पुरानी दोस्ती थी तो मैं भी निकल पड़ा उसे ढूंढने। उस वक्त तुझे पुलिस कंप्लेन करने की नहीं सोची? पुलिस कंप्लेन क्यों करता सर मैं? पायल जिस लाइन में थी उस लाइन में आपको क्लाइंट्स के साथ शहर के बाहर जाना पड़ता है, एक से ज्यादा फोन रखने होते हैं, नंबर बदलते हैं, और ये मर्डर वर्डर का तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब उस दिन मैंने वो टैटू देखा तो सब 2 और 2 4 हो गया मेरे दिमाग में। पायल मेरे लिए बहुत मायने रखती थी सर। प्रीति ने साथ दिया तेरा? अब कौन है ये प्रीति सर? कौन प्रीति? प्रीति, तुम अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करोगी और मुंबई से कहीं बाहर नहीं जाओगी। दीपक या सुरेश तुम्हें कांटेक्ट करें तो तुम उन्हें कतई नहीं बताओगी कि हम तुम तक पहुंच गए, बल्कि उनकी जानकारी हमें लाकर दोगी, समझी? बोले मैंने 4 बार इंच बाय इंच पूरी गाड़ी स्कैन की है, बट डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट किए जाने की कोई भी निशानी हाथ नहीं लगी। ओके मैडम, इस सोमेश घोष का 12/7 से यहाँ तक का पूरा चिट्ठा खोला। इसका इस दीपक बासु और सुरेश मांजरेकर से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। और प्रीति के साथ? प्रीति के साथ भी कुछ नहीं है मैडम। ये इस सोमेश के फ़ोन लोकेशन रिपोर्ट्स हैं मैडम। 11 और 12 जनवरी की पूरी शाम को ये क्राइम सीन के आसपास भी नहीं था, और ना ही उन हाउसिंग कॉलोनी के पास था जहाँ से उन लड़कियों के शव मिले थे।
और ना ही येऊर के जंगल में कहीं था, जहाँ से उस आदमी की जली हुई लाश और महिला का सर मिला। सर या तो हम गलत एंगल फॉलो कर रहे हैं या ये सोमेश बहुत चालाक है, इतनी सफाई से सारा काम कर गया कि हमें इसके खिलाफ सबूत का एक तिनका भी नहीं मिल रहा है। सर उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स की तरह उसके प्राइवेट टैक्सी भी एकदम क्लीन है। प्रीति एंगल। सर प्रीति ने सोमेश की तरह खुद ब खुद काफ़ी कुछ बता दिया, जैसे उसका और दीपक का रिश्ता, उसकी और पायल की जान पहचान और उसका स्वाति को ना जानना। सोमेश जेलेसी वाला एंगल साफ इनकार कर रहा है। अब ये सुरेश और दीपक हाथ लगे तो उनका मोटिव भी सामने आ सकता है। सर अगर सोमेश किलर है तो एक बात अटपटी है, उसने स्वाति की लाश को पहचान के लिए छोड़ दिया, पायल का गला काटा और दीपक की लाश को जला दिया। उसने तीनों ही बॉडीज को जला क्यों नहीं दिया? उसके लिए ये काम काफी आसान हो जाता और लाशों की शिनाख्त करना काफी मुश्किल। ये उसकी चाल भी हो सकती है ज्योति। पहले फुल ऑन मिसलीड करो, उसके बाद दीपक को सस्पेक्ट बनाओ और फिर दीपक को जला के राख कर दो। कई और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है सोमेश वाकई में इनोसेंट हो और मुझे दीपक, जो लाश हमें मिली वो सुरेश की हो, जिसे किसी कारणवश दीपक ने मार डाला हो। या फिर उल्टा सर, लाश दीपक की हो और सुरेश ने उसे मार डाला हो। सर इस वक्त दीपक के खिलाफ सबसे मजबूत पॉइंट ये बनता है कि दोनों विक्टिम्स पायल दास और स्वाति मित्रा ने मरने से पहले अपना लास्ट कॉल इस दीपक बासु को किया था। The number you have called is currently switched off. बोल गिरीश। हाँ जावेद, तूने मुझे उस सुरेश मांजरेकर का नया फोटो भेजा था ना? क्या तेरे पुणे में है क्या? यहाँ कोथरूड में रूम लिया उसने किराए पे। ऑटो चलो भैया। क्या है? कहाँ चली सवारी? तुमसे मतलब काम से जा रही हूँ। मैडम ने खास वार्निंग दी थी ना, मुंबई छोड़ के नहीं जाने की। वो गांव में मेरी माँ बहुत बीमार है। हमें पहले क्यों नहीं बताया? बीमार माँ की हम खास सेवा करते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव भी चल सकते हैं। तूने भागने का ट्राई मारा ना, बहुत अच्छा किया। अब हमें ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब तेरा माथा नहीं फोड़ना पड़ेगा। पहला सवाल, दीपक बासु कहाँ है? जिंदा है या मार डाला उसे? प्रीति, तुमने भागने की कोशिश की, यही बात हमारे लिए काफी है जानने के लिए कि तुम इन मर्डर्स में इन्वॉल्व थे। जो कुछ भी जानती हो सब उगल दो। और ये मत समझना कि यहाँ औरतों की खाल नहीं खींची जाती। मैडम मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मेरी माँ बीमार है। मेरी माँ बहुत बीमार है। रेखा ये बोल रही है कि इसकी माँ बीमार है। चल इसका इलाज करते हैं। वो पत्ता कैंची वैची सब लेकर आ, बहुत दिनों से किसी पे हाथ नहीं साफ किया। देखो प्रीति, सुरेश मांजरेकर पकड़ा गया और उसने बोलना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि तुम लोगों के नाटक में से पर्दा उठ गया है। दीपक को मैं क्यों मारूंगा साहब? तो फिर किसने मारा दीपक को? दीपक को किसने मारा? आप लोगों को किसने बोला कि दीपक मारा गया है? जिंदा है? हाँ। पायल और स्वाति को किसने मारा? दीपक ने। सुरेश ने दीपक का साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर पहले पायल को मारा और उसके बाद स्वाति को। उसी स्वाति को जिसे तू कल तक जानती नहीं थी। अब क्या छुपाऊं मैडम, मैं बहुत डर गई थी। पूरा कांड किया सुरेश और दीपक ने और बेकार में मैं फंस जाती, जबकि मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो तेरा है, दीपक के साथ पत्नी के जैसा और हमसे झूठ बोल के इस मर्डर के साथ खूनी के जैसा। नहीं नहीं मैडम ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे उस पति जैसे आदमी ने और उसके दोस्त ने 2 लड़कियों की हत्या की, तुम पुलिस के पास आई क्यों नहीं? उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो अगली लाश मेरी मिलेगी। क्या पलटी मार रही वो? मैं तो दीपक के साथ दोस्ती की वजह से फंस गया इस केस में साहब। दीपक प्रीति को क्या धमकी देता था साहब?
सारा का सारा प्लान तो उसी ने बनाया था। और एक प्लान मेरे अंदर भी बन रहा है। उस प्लान के हिसाब से प्रीति गांव भाग गई, गुमशुदा है अभी तक। और तुझ तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए तुझे। किसी को मालूम नहीं है कि तू इस वक्त कहां है। समझ रहा है ना? तुम और सुरेश जो फुटबॉल का गेम खेल रहे हो ना, हम उसके रेफरी हैं। फील्ड से ही नहीं, सीधा स्टेडियम से बाहर जाओगे और ऐसे बाहर जाओगे कि जिंदगी भर याद नहीं आएगा क्या खेल रहे थे। यकीन मानो मेरे साथ, ये दो औरतों का मसला था, प्रीति और पायल का। उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, और जब उन दोनों के बीच में बुरी बजी ना, तब जाके ये सब प्लान बना। कमीनी, लिमिट में रह। दीपक के आसपास भी आई ना तो काट के रख दूंगी तुझे। मैं उसके पास जाती हूँ? अरे यार जोक मत मार। देख, उसको असली औरत की जरूरत है, इसलिए वो मेरे पास आता है। इसके लिए तू चाहे अपने पल्लू से बांध के रख या अपने झूठे मंगलसूत्र से, वो तो मेरे पास आएगा। तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं है ना? पराये मर्द पर डोरे डालती है, दूसरी औरत का घर तोड़ती है। भूल गई इतनी जल्दी? हाँ, तूने भी किसी और का घर तोड़ के अपना खुद का घोंसला बनाया था। और रही बात पराये मर्द पे डोरे डालने की, तो मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए और ना ही आएंगे कि मुझे किसी और मर्द पे डोरे डालने पड़े। तो दीपक को दूर क्यों नहीं करती है? क्यों करूं मैं? हम लोग साथ में काम करते हैं, मजे मारते हैं। और वैसे भी अब तो हम लोग का रिश्ता किसी और लेवल पे ही चला गया। अच्छा, उसने फोटोज नहीं दिखाई तुझे? क्या फोटो? रुक, मैं फोटोज भेजती हूँ तुझे। ऐसा लग रहा था सच में पेट में तेजाब जमा हुआ है, और वो कमीनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शादी के फोटोज के बाद सुहागरात के फोटोज आए, और दीपक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये शर्ट मैंने तुझे गिफ्ट की थी, जो एक कुत्ती उतार रही है इस फोटो में। क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? हाँ यार, तो दूर की बात है, इंसानियत भी नहीं है ना तुझ में? चुप कर! एक झापड़ मार के थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा, समझी? एक तो जब से नोटबंदी हुई तब से बिजनेस के बंबू लगे हुए हैं, ऊपर तेरा रोज रोज का रोना। इस घर में किस चीज की कमी है? तेरा पिक्चर, मूवी, ये वो, पार्लर, शॉपिंग, फलाना ढिमकाना सब कुछ पूरा किया। एहसान कर रहा है मुझ पे? रोते रोते तू मेरे पास आया था जब वो कमला तेरे मुंह में थूक करके चली गई थी, और तेरे कमजोर हाथों में 2 साल की सोनिया को छोड़ के गई थी। किसने पाला सोनिया को? मैंने। कैसे पाला? सगी मां की तरह। तूने शादी की मुझसे? नहीं। कैसे रखा तेरा घर? सगी बीवी की तरह। और तू जाकर के उस पायल के गले में मंगलसूत्र पहना के आ गया। धोखा नहीं है ये? मैं करती तो झेल पाता। चल। पहले बहुत जान छिड़कता था दीपक मुझ पर। हम तीनों इतना खुश थे, मनाली और गोवा भी घूमकर आए थे। और उसके बाद ये पायल आई, टायन साली। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। मेरी गृहस्थी तो छोड़ो, उसने दीपक को रास्ते में ला छोड़ा था। वो लल्लू की तरह फंसता जाता था और वो पुलिस की धमकी देती रहती थी। कैसी धमकी? पायल को सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए थी, और वो दीपक को धमकी देती थी कि मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो पुलिस केस करेगी। कौन से पैसे? दीपक, तूने पायल से शादी इसीलिए की थी ना कि तेरे पैसे और मेरे पैसे की झंझट का दायिंड हो जाए। अरे यार, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ थोड़ी है। सच बताऊं तो मेरी तो शादी उल्टी पड़ गई है। वो तो कहती है अब तो शादी हो गई है, अब तो मेरे पैसे तुरंत ही लौटा दो। सुनो, नहीं दीपक, मैं बोल देती हूँ, हमारे रिश्तों को पैसे के मामलों में मिक्स मत करो। यार तुम ये हमारा रिश्ता क्यों बोलती रहती हो? शादी हो गई है ना हमारी। क्या शादी लगा के रखा है? वैसी शादी तो तुमने उस भैंस प्रीति से भी की थी ना? उससे घाटा पड़ा तो मेरे पैसे पे नजर है तुम्हारी। देखो, सब पता है मुझे। यार हम दोनों एक है ना? हम एक है ना? एक है तो हमारी कमाई एक क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि तुम आज भी मेरी हर अपॉइंटमेंट से कमीशन के पैसे लेते हो। लेकिन ये जो 7 लाख रुपए है ना, वो मेरे हैं, मेरी सेविंग्स है। और जब भी मांगती हूँ तुम पैसे लौटाते ही नहीं। बात होती है तो प्यार, शादी, हम एक है वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है तुम्हारा। वो पैसे कहाँ भाग रहे हैं? तुम और प्रीति तो भाग सकते हो ना। यार प्रीति के साथ भागना होता तो तुमसे शादी क्यों करता? देखो दीपक, बकवास मत करो। मुझे अब मेरे पैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए।
वरना मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ चीटिंग का केस ठोक दूंगी। अब बताओ इतना अर्जेंट क्या है पैसे? क्यों इतने अर्जेंट? क्योंकि मैं 4 महीने से तुमसे मांग रही हूँ और तुम नहीं दे रहे हो। यार लेकिन मैं भी तो जानूं कि तुम्हें पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। मुझे घर लेना है। घर? अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? पायल, मैं काम करता हूँ, मैं भी कहीं से लोन लेता हूँ, हम दोनों मिलके एक अलग अच्छा घर लेंगे। मैं अपने और स्वाति के घर लेने की बात कर रही हूँ। मैंने और स्वाति ने एक कोली लेने का सोचा है। हम दोनों ने घर देखा है, पैसों की बात भी हो चुकी है। मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए और इस बार मैं पक्का पुलिस में जाऊंगी। शॉटी। वो पैसे उसके पास थे ही नहीं, उसने सारे पैसे अय्यासी में उड़ा दिए थे। मतलब हमने काफ़ी तो तुझे ही दे दिए। काफ़ी लग गए लड़कियों को कोलकाता से ट्रांसपोर्ट कराने में। अब मेरे पास है ही नहीं पैसे। मतलब अब कुछ बचा नहीं? एक पैसा नहीं। लड़कियों का ट्रांसपोर्ट, तुम लोगों का धंधा ये सिर्फ स्पा वाला ही था या कुछ और भी था? स्पा वाला ही था सर। लड़कियां दीपक अरेंज करता था, वो उसके बंगाल साइड से, जिनको काम चाहिए होता था। बहुत सारी लड़कियां स्पा में काम करती थी और उनमें से कुछ लड़कियां जो स्पेशल सर्विस देती थी। पहले पायल को मारा, फिर स्वाति को? जी सर, प्लान प्रीति का ही था। वो कहते हैं ना साहब, एक तीर से 2 निशाने। पायल को मारने से दीपक के सर से 7 लाख का टेंशन जाता और मेरे अंदर से 7 करोड़ का गुस्सा। मैंने कितनी बार समझाया, वो औरत नहीं चुड़ैल है। हाँ, और उसी चुड़ैल की कमाई से तुमने कंगन बनवा लिए, हमने छुट्टियां मना ली, मजे कर लिए। अगर जिंदगी भर मजे करने हैं तो सरदर्द का सर ही काट डालो। क्या कोई पहली बार थोड़ी होगा? और अगर एक की मौत से 3-3 जिंदगियां सुधर सकती हैं तो उसमें बुरा क्या है? और वैसे भी उसके आगे पीछे है कौन? और अगर है भी तो हमें क्या? उसकी सोचें या अपनी सोचें? तुम पायल के मर्डर की सोच रही हो? मैं तो सोच चुकी हूँ, बस तुम्हें अब ढंग से करना है। उसे पैसे देने के बहाने फ्लैट पे बुलाओ और फिर एक पैसे का हिसाब देना। ऐसा हिसाब देना कि फिर पैसे मांगने की नौबत ही ना आए। पायल, तुम्हारे पैसे आ चुके हैं। मेरे फ्लैट पर आ जाओ और अपना पूरा कैश ले लो। सच? पूरे 7 लाख? हाँ पूरे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आ रही है? आने दे, उसके स्वागत की सारी तैयारियां पूरी। आओ पायल। तुम कहाँ है पैसे? देता हूँ। कुछ ज्यादा ही जोर से चॉपर चल गया जोश में, तो सर अलग हो गया बॉडी से। दीपक रोक ना, दीपक सुन, देख अभी तक गुड लक बहुत सही रहा है, कोई पुलिस की गाड़ी पास में नहीं है। मेरी बात मान, अब और ज्यादा लक को आजमाते नहीं है, यहीं कहीं डाल देते, आगे चांस मिले या नहीं मिले, है ना। चल अंदर ले लेना। फिर वहीं से योर साइड गए और पायल की मुंडी वहीं फेंक दी। ये सब 11 जनवरी की रात को हुआ? डेट तो याद नहीं है। तो पायल को मारने के बाद उसकी अगली रात को स्वाति को मार डाला। क्यों? ये दोपहर से चौथी बार फोन कर रही है स्वाति यार। हमने स्वाति के बारे में तो कुछ सोचा नहीं साला। वो तो रूम पार्टनर है ना पायल की, और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। अगर इस स्वाति ने कंप्लेन वगैरह कर दी तो हम लोग लटक जाएंगे। कहीं पायल ने स्वाति को यहाँ आने से पहले सब कुछ बता तो नहीं दिया?
कि मैं पैसे लौटा रहा हूँ, वो मेरे यहाँ आ रही है। सच में लटक जाएंगे यार। देखो, रास्ता एक ही है, उसे रास्ते से हटा दो। आओ स्वाति। दीपक दा, पायल कहाँ है? वो खून किसका है? पायल कहाँ है? बोला ना, सो रही है। सो रही है मतलब कहाँ? अरे सुरेश, वॉचमैन कोई दिख नहीं रहा है, कोई है नहीं आसपास, क्या करें? चल अंदर चल, चल जल्दी डाल देते। तो तुम्हें उस कॉलोनी में कोई गटर नहीं मिला? गटर ढूंढने का टाइम ही नहीं था, तो ऐसे वहीं फेंक दिया। उस जंगल में जो एक आदमी की जली हुई लाश फेंकी, वो किसकी है? सर, हमने किसी आदमी को नहीं मारा साहब, हमने बस स्वाति और पायल को, बस उसके सिवा किसी को नहीं। दीपक बासु किधर भागा है? कोलकाता, पारासात या फिर कहीं और? कहीं नहीं, ये मुंबई में रतन लॉज चकाला। दीपक बासु पकड़ा गया क्या? हाँ, उसे पकड़ लिया गया है। उसने क्यों मारा था पायल को? पैसों के लिए। वो पायल के पैसे नहीं लौटाना चाहता था। पायल दास, ये हेड पायल दास का है। डीएनए परफेक्ट मैच हो गया है। और जाहिर सी बात है, जो जली हुई आदमी की लाश मिली है वो दीपक बासु की तो नहीं है। हमने डीएनए प्रिजर्व किया है। अब आपके हाथ में फिर से एक ब्लाइंड केस है। कुछ ज्यादा ही ट्रेजिक केस था ये। पायल के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, और स्वाति, ना तो उसका पायल के पैसों से कुछ लेना देना था और ना ही दीपक प्रीति पायल ट्रायंगल से। आई मीन, स्वाति ने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि दीपक उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। सोचा तो पायल ने भी ऐसा नहीं होगा। क्रिमिनल इंटेंशन इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती, खास करके अपने करीबी लोगों की। पर जुर्म होने से पहले दस्तक जरूर देता है। खासकर क्रिमिनल के बिहेवियर से पता चल जाता है कि उसकी इंटेंशन क्या हो सकती है। शायद पायल को पहले समझ जाना चाहिए था कि दीपक जिसके साथ वो फाइनेंशियली और इमोशनली जुड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक आम इंसान चीजों को भरोसे के चश्मे से देखता है, ना कि हमारी तरह शक के चश्मे से। पायल और स्वाति को समझ जाना चाहिए था, पर वो तो भरोसे में गई, एक फ्रॉड के जाल में फंसी और एक बहुत ही भयंकर मौत मारी गई, जो वाकई में बहुत दुखद है।